भगत सिंह की फांसी का वक्त कुछ गैर मामूली था। ये फांसी सुबह सवेरे नहीं बल्कि 23 मार्च की शाम 7:30 बजे दी जानी थी, यानी सूरज गुरूब होने के बाद। लाहौर जेल के चीफ सुपरिटेंडेंट मेजर पी.डी. चोपड़ा एक 23 साला दुबले पतले नौजवान भगत सिंह और उनके 2 साथियों के साथ चलते हुए फांसी घाट की तरफ जा रहे थे। डिप्टी जेल सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकबर खान ये सारा मंजर देखते हुए अपने आंसू रोकने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। फांसी घाट की तरफ बढ़ने वाला वो शख्स शायद उस वक्त हिंदुस्तान का सबसे मशहूर शख्स बन चुका था। भगत सिंह के साथ उनके 2 और साथी सुखदेव और राजगुरु भी चल रहे थे। रेहान फजल की तहरीर सुनिए नादिया सुलेमान की ज़बानी। भगत सिंह चलते हुए एक गाना गा रहे थे। दिल से निकलेगी ना मर के भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन आएगी। दोनों साथी अपनी आवाज उनके साथ मिला रहे थे। भगत सिंह ने फांसी से पहले फांसी के फंदे को चूमा। सुविंदर जास अपनी किताब द एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह में लिखते हैं कि भगत सिंह ने उस लम्हे को महसूस करने के लिए मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, लेकिन वो उस लम्हे का इंतजार कर रहे थे। ये मंसूबाबंदी की गई थी। फांसी का फंदा उन्होंने खुद अपने गले में डाला। भगत सिंह के बाद राजगुरु और सुखदेव को भी फांसी दे दी गई। फांसी के वक्त भगत सिंह के हाथ पांव बंधे हुए थे। कुलदीप नायर अपनी किताब विदाउट फियर द लाइफ एंड ट्रायल ऑफ भगत सिंह में लिखते हैं कि जल्लाद ने पूछा कि पहले कौन जाएगा। सुखदेव ने जवाब दिया, मैं पहले जाऊंगा। जल्लाद ने एक के बाद दीगरे 3 बार फांसी का हुक्म दिया। फंदा खींचा गया, जिसके बाद तीनों की लाशें काफी देर तक फांसी के तख्ते से लटकी रहीं। उसके बाद वहां मौजूद डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया। वहां मौजूद एक जेल अफसर इन नौजवान इनकलाबियों की हिम्मत से इतना मुतासिर हुआ कि उसने उनकी लाशों को पहचानने से इनकार कर दिया। उसे फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। पहले मंसूबा यह था कि इन तीनों की आखिरी रसूमात जेल में ही अदा की जाएंगी, लेकिन फिर ख्याल आया कि उठते धुएं को देखकर बाहर खड़ा हुजूम जोश में आ जाएगा। इसलिए ये फैसला किया गया कि उनकी आखिरी रसूमात सतलज के किनारे जिला कसूर में अदा की जाएंगी। जेल के पीछे की दीवार रातों रात टूट गई। वहां से एक ट्रक अंदर लाया गया। इन तीनों की लाशें घसीटकर उन ट्रकों में फेंक दी गईं। मनमथ नाथ गुप्ता अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनरी मूवमेंट में लिखते हैं कि दरियाए सतलज के किनारे 2 पुजारी इन लाशों का इंतजार कर रहे थे। इन तीनों की लाशों को चिता पर रखकर आग लगा दी गई। सुबह होते ही जलती हुई चिता की आग बुझाने के बाद आधी जली हुई लाशों को दरियाए सतलज में फेंक दिया गया। बाद में उस जगह की शनाख्त चौकी नंबर 201 के नाम से बनी। पुलिस और पुजारी के जाते ही गांव वाले पानी में घुस गए। जिस्म के आज़ा पानी से निकाले गए और फिर सही तरीके से आखिरी रसूमात अदा कर दी गई। भगत सिंह और उनके साथियों को 24 मार्च को फांसी दी जानी थी, लेकिन उन्हें मुकर्रर वक्त से 11 घंटे कबल फांसी दी गई। जैसे ही ये खबर फैली तो हिंदुस्तानी अवाम में गमो गुस्से की लहर दौड़ गई। न्यूयॉर्क के अखबार डेली वर्कर ने इस फांसी को बरतानवी लेबर हुकूमत का सबसे खूनी काम करार दिया। महात्मा गांधी, जो उन दिनों कराची के दौरे पर थे, उन्हें फांसियों के लिए बिलवास्ता तौर पर जिम्मेदार ठहराया गया। सतविंदर सिंह जस लिखते हैं कि जैसे ही गांधी जी की ट्रेन कराची स्टेशन पर पहुंची, मुजाहिरीन ने एहतजाज में उनके हाथ में स्याह फूल थमा दिए। उन पर इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के बारे में लॉर्ड अर्विन से बातचीत की, मगर भगत सिंह को फांसी ना देने की शर्त नहीं रखी। जवाहरलाल नेहरू ने यकीनी तौर पर इन फांसियों की सख्त अल्फाज में मसम्मत की। श्री राम बख्शी अपनी किताब इनकलाबी और बरतानवी राज में लिखते हैं कि मैं भगत सिंह जैसे आदमी की हिम्मत और कुर्बानी की तारीफ करता हूँ। भगत सिंह जैसी हिम्मत बहुत कम लोगों में मिलती है। वॉइसराय की गलत फहमी होगी अगर वो समझें कि हम उनकी हिम्मत को दाद नहीं देते। वो अपने दिल से पूछें कि अगर भगत सिंह अंग्रेज होता और इंग्लिस्तान के लिए यह कदम उठाता तो वो क्या करते। 20वीं सदी की पहली दिहाई में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की आग पूरे मुल्क में फैल चुकी थी। भगत सिंह के चचा अजीत सिंह और वालिद किशन सिंह दोनों गदर पार्टी के रुकन थे। 28 सितंबर 1907 को भगत सिंह की पैदाइश के दिन उनके वालिद और चचा बरतानवी जेल से रिहा हुए। पहले भगत सिंह का नाम भगन लाल था। 1923 में उन्होंने नेशनल कॉलेज लाहौर में दाखिला लिया। वो पढ़ाई में अच्छे थे। उन्हें उर्दू, हिंदी, गुरुमुखी, अंग्रेजी और संस्कृत जबानों पर उबूर हासिल था। सन 1924 में घर वालों ने उन पर शादी के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। अपने वालिदैन को मनाने में नाकामी के बाद भगत सिंह लाहौर में अपना घर छोड़कर कानपुर आ गए।
वहां उन्होंने मशहूर आज़ादी पसंद गणेश शंकर विद्यार्थी के हफ्तावार अखबार प्रताप में काम किया। इस अखबार में वो बलवंत के नाम से मज़ामीन लिखते थे। कानपुर में उन्होंने दूसरे आज़ादी पसंद बिट्टू किशोर दत्त, शिव वर्मा और B.K. सिन्हा से मुलाकात की। अजय घोष ने अपनी किताब भगत सिंह एंड हिज कॉमरेड्स में लिखा है कि भगत सिंह से मेरा तारुफ बिट्टू किशोर दत्त ने करवाया था। वो उन दोनों लंबे और बहुत दुबले पतले थे। उनके कपड़े पुराने थे और वो बहुत खामोश रहते थे। वो एक पढ़े लिखे लड़के की तरह लगते थे। उनमें इतनी खुद एतमादी भी नहीं थी। मैंने पहली नज़र में उन्हें उतना पसंद नहीं किया था। मैंने ये बात बिट्टू किशोर दत्त को उनके जाने के बाद बता भी दी थी। वो मजीद लिखते हैं कि 2 साल के अंदर भगत सिंह की शख्सियत में ज़बरदस्त तब्दीली आई। वो बहुत अच्छे खतीब बन गए थे। वो ऐसी ताकत, जज्बे और खुलूस के साथ तकरीर करते कि लोग उनकी पैरवी किए बगैर रह ही नहीं सकते थे। वो 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के रुकन बन गए। चंद्रशेखर आज़ाद उनके रहनुमा थे और भगत सिंह उनके बहुत करीब आ गए थे। सन 1927 में भगत सिंह को पहली बार काकोरी वाक़ये के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया। दरअसल उन्होंने अपना नाम बदलकर इस वाक़ये की हिमायत में विद्रोही के नाम से एक मजमून लिखा था। उन पर लाहौर में दशहरा मेले में बम धमाके का भी इल्ज़ाम था। बाद में उन्हें अच्छे रवैये पर जेल से रिहा कर दिया गया। उसी साल जब सैमन कमीशन हिंदुस्तान आया तो लाला लाजपत राय ने उनकी सख्त मुखालिफत की। एहतजाज के दौरान SP.J. स्कॉट ने भीड़ पर लाठी चार्ज का हुक्म दिया। उन्होंने दूर से लाला लाजपत राय को देखा और उन पर छड़ी बरसाना शुरू कर दी, यहाँ तक कि वो खून बहने के बाद जमीन पर गिर गए। बेहोश होने से पहले उन्होंने चीख कर कहा कि हम पर चलने वाली हर लाठी बरतानवी सल्तनत के ताबूत में कील साबित होगी। जवाहरलाल नेहरू ने पुलिस से इस काम की मजम्मत की और इसे कौमी शर्मिंदगी करार दिया। लाला लाजपत राय की वफात 17 नवंबर को हुई। भगत सिंह और उनके साथी दुनिया को बताना चाहते थे कि हिंदुस्तान लाला जी की मौत को खामोशी से बर्दाश्त नहीं करेगा। फैसला हुआ कि भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद और जय गोपाल मिलकर SP स्कॉट के कत्ल के मंसूबे में हिस्सा लेंगे। इनकलाबियों ने पहले उस जगह का दौरा किया जहां वो स्कॉट को मारने वाले थे। भगत सिंह ने एक सुर्ख सरहदी पोस्टर तैयार किया जिस पर लिखा था स्कॉट किल्ड। बादअज़ा हाथ से लिखा हुआ यह पोस्टर लाहौर साजिश केस में उनके खिलाफ बतौर सबूत इस्तेमाल हुआ। एक नौजवान साथी जय गोपाल को जिम्मेदारी दी गई कि जब स्कॉट थाने पहुंचे तो वो उन तीनों को उस बारे में बताएं। स्कॉट की गाड़ी की नंबर प्लेट 6728 यानी 6728 थी। जय गोपाल को कहा गया कि ये नंबर याद रखें। हैरानकुन बात यह थी कि जय गोपाल ने इससे पहले कभी स्कॉट को नहीं देखा था। स्कॉट उस दिन पुलिस स्टेशन नहीं आए। उन्होंने एक दिन की छुट्टी ले रखी थी। जब असिस्टेंट SP JP सैंडर्स थाने से बाहर आए तो जय गोपाल ने सोचा कि ये स्कॉट हैं। उन्होंने ये इतला भगत सिंह और राजगुरु को दी। दोपहर को जब सैंडर्स पुलिस स्टेशन से बाहर आकर अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट कर रहे थे तो राजगुरु ने उन्हें जर्मन माउजर पिस्तौल से गोली मार दी। भगत सिंह चीखते रहे कि नहीं नहीं, वो स्कॉट नहीं है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब सैंडर्स गिरे तो भगत सिंह ने अपने जिस्म पर चंद गोलियां चलाईं। पहले से तयशुदा मंसूबे के मुताबिक भगत सिंह और राजगुरु DAV कॉलेज की तरफ भागे। वहां चंद्रशेखर आज़ाद ने उन्हें कवर देने की पोजीशन ले रखी थी। फ्रीडम फाइटर शिव वर्मा अपनी किताब में लिखते हैं कि जब भगत सिंह और राजगुरु सैंडर्स को मारने के बाद भाग रहे थे तो एक हेड कांस्टेबल चनन सिंह ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। आज़ाद के चीखने पर भी वो बाज नहीं आए तो राजगुरु ने उन्हें भी गोली मार दी। उस वक्त बहुत से लोग हॉस्टल की खिड़की से ये मंजर देख रहे थे। उनमें से एक फैज अहमद फैज थे जो बाद में बड़े शायर बन गए। अगले दिन शहर की दीवारों पर सुर्ख स्याही से बने पोस्टर चस्पा पाए गए जिन पर लिखा था सैंडर्स मर गया है, लाला लाजपत राय का बदला लिया गया है। सैंडर्स के कत्ल के बाद लाहौर से निकलना नामुमकिन था। शहर के कोने कोने में पुलिस तैनात थी। भगत सिंह ने सैंडर्स को कत्ल करने से पहले अपने बाल काट दिए थे। पुलिस को उनके नए हुलिये के बारे में इल्म नहीं था क्योंकि पुलिस को तो बालों और दाढ़ी वाले सिख नौजवान की तलाश थी। फैसला हुआ कि भगत सिंह वही कपड़े पहनकर ट्रेन में सवार होंगे। दुर्गा भाभी उनके साथ बीवी बनकर जाएंगी। मालविंदर जीत सिंह बड़ीच अपनी किताब भगत सिंह द इटर्नल रेबल में लिखते हैं कि भगत सिंह ने ओवरकोट और टोपी पहनी हुई थी। उन्होंने अपने कोट का कॉलर भी उठाया हुआ था। उन्होंने दुर्गा भाभी के बेटे को उठा रखा था। भगत सिंह और दुर्गा भाभी फर्स्ट क्लास में थे जबकि राजगुरु नौकर के भेस में 3rd क्लास में सफर कर रहे थे। दोनों के पास लोडेड रिवॉल्वर थे।
लखनऊ स्टेशन पर उतरने के बाद उन्होंने चंद घंटे स्टेशन के इंतजार गाह में गुजारे। यहाँ से राजगुरु दूसरी तरफ चले गए और भगत सिंह और दुर्गा भाभी कलकत्ता की तरफ रवाना हुए, जहाँ दुर्गा भाभी के शौहर भगवती चरण वोहरा पहले से मौजूद थे। कलकत्ता में कुछ दिन रहने के बाद भगत सिंह आगरा आए, जहां उन्होंने हंग की मंडी इलाके में 2 मकान किराए पर ले लिए। आगरा में ही भगत सिंह और उनके साथियों की एक मीटिंग हुई, जिसमें सैंडर्स के कत्ल के नतीजे पर बड़ी बहस हुई। सबको यकीन था कि इस कत्ल का वो असर नहीं हुआ जिसकी वो सब तवक्को कर रहे थे। उन्हें तवक्को थी कि इस खौफ से अंग्रेजों की एक बड़ी तादाद हिंदुस्तान से निकल जाएगी। उन दिनों असेंबली में 2 बिलों पर गौर होना था। एक पब्लिक सेफ्टी बिल था, जिसमें हुकूमत को यह हक दिया गया था कि वो किसी को भी बगैर मुकदमा चलाए गिरफ्तार कर ले। दूसरा ट्रेड डिस्प्यूट बिल था, जिसमें ट्रेड यूनियंस को हड़ताल पर जाने से मना किया गया था। 8 अप्रैल को, यानी जिस दिन ये बिल पेश किए जाने थे, भगत सिंह और बिट्टू किशोर दत्त खाकी शर्ट और शॉर्ट्स पहने मरकजी असेंबली की गैलरी में पहुंचे। उस वक्त विठल भाई पटेल, मोहम्मद अली जिन्ना और मोतीलाल नेहरू जैसे कई बड़े लीडर असेंबली में मौजूद थे। कुलदीप नायर लिखते हैं कि भगत सिंह ने बहुत एहतियात से उस जगह पर बम फोड़ा जहां असेंबली का कोई रुकन मौजूद नहीं था। बम फटते ही पूरे हॉल में अंधेरा छा गया। बिट्टू किशोर दत्त ने दूसरा बम फेंका। फिर सामाइन गैलरी से असेंबली तक कागजी पॉम्फलेट उड़ने लगे। अरकान असेंबली ने इनकलाब जिंदाबाद और प्रोलेतारिया जिंदाबाद के नारे सुने। इन पॉम्फलेट्स पर लिखा था कि बहरों को सुनाने के लिए ऊंची आवाज की जरूरत होती है। भगत सिंह और बिट्टू किशोर दत्त दोनों ने वहां से फरार होने की कोशिश नहीं की। पहले से तय था कि वो अपनी गिरफ्तारी दे देंगे। उसी वक्त भगत सिंह ने हथियार डाल दिए। ये वही पिस्तौल थी जिससे सैंडर्स का कत्ल किया गया था। वो जानते थे कि पिस्तौल सैंडर्स के कत्ल में उनके मुलविस होने का सबसे बड़ा सबूत होगा। दोनों को मुख्तलिफ थानों में ले जाया गया। भगत सिंह को मरकजी थाने और बिट्टू किशोर दत्त को चांदनी चौक थाने लाया गया। इसका मकसद दोनों से अलग अलग पूछगछ करना था ताकि हकीकत का पता चल सके। भगत सिंह और बिट्टू किशोर दत्त को इस काम के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई गई, लेकिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को सैंडर्स के कत्ल के जुर्म में मौत की सजा सुनाई गई। फांसी के अगले रोज पूरे लाहौर में हड़ताल की गई। उनकी याद में नीला गुंबद से ताजियती जुलूस निकाला गया। ये जगह उस जगह के बहुत करीब थी जहां सैंडर्स को गोली मारी गई थी। 3 मील तवील जुलूस में हजारों हिंदुओं, मुसलमानों और सिखों ने हिस्सा लिया। मर्दों ने बाजुओं पर सियाह पट्टियां बांधी हुई थी, जबकि खवातीन ने सियाह साड़ी पहनकर एहतजाज किया। माल खाने से गुजरने के बाद पूरा जुलूस अनारकली बाजार के बीच में आकर रुक गया। तभी ऐलान हुआ कि भगत सिंह का पूरा खानदान तीनों शहीदों की राख लेकर फिरोजपुर से लाहौर पहुंच गया है। 3 घंटे बाद फूलों से लदे 3 ताबूत जुलूस का हिस्सा बन गए। वहां मौजूद हर शख्स की आंखों में आंसू थे। इस मौके पर एक उर्दू अखबार के एडिटर मौलाना जफर अली खान ने एक नज़म पढ़ी। जिस जेल में भगत सिंह को फांसी दी गई थी, वहां का वार्डन चरत सिंह धीरे धीरे अपने कमरे की तरफ बढ़ा और बिलक बिलक कर रोने लगा। अपने 30 साल के कैरियर में उसने बहुत से लोगों को फांसी मिलते देखा था, लेकिन किसी ने भगत सिंह और उनके 2 साथियों की तरह मौत को गले नहीं लगाया था। भगत सिंह की मौत के 16 साल, 4 माह और 23 दिन बाद हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और अंग्रेज़ों को ये खित्ता हमेशा के लिए छोड़ना पड़ा।